वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7th हिंदी एनसीईआरटी वसंत का पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर। यह पाठ एक निबंध है और इसके लेखक हैं श्री प्रयाग शुक्ल जी, जिन्होंने आधुनिक युग तथा पश्चिमी सभ्यता के कारण खाने पीने में बदलती हुई तस्वीर को दर्शाया है। आधुनिक युग होता है यानी मॉडर्न पीरियड, और पश्चिमी सभ्यता यानी वेस्टर्न कल्चर। और इसके चलते हमने जो इन फूड्स आइटम्स को अपनाया है पिछले 10-15 वर्षों में, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो पिछले 10-15 वर्षों में जो हमारे देश के खाने पीने की संस्कृति में बदलाव आया है, उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम ये केवल अब दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है। यानी ये सारे जो आइटम्स हैं, फूड आइटम्स, ये केवल साउथ इंडियन तक ही नहीं मिलते, ये अब हर जगह ईजिली अवेलेबल हैं। ये उत्तर भारत के हर शहर में उपलब्ध हैं। अब उत्तर भारत का जो ढाबा संस्कृति है वो भी पूरे देश में फैल चुका है। यानी नॉर्थ इंडिया में जो ढाबा संस्कृति थी, जहाँ पर रोटी, दाल, साग मिलता था, वो आपको अब पूरे देश में कहीं भी मिल सकता है। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल जाएगा, आप उसका आनंद उठा सकते हैं। फास्ट फूड की बात करें तो ये भी शहरों में खूब बढ़ गया है। फास्ट फूड जैसे कि तुरंत बनने वाला भोजन, और इसमें बर्गर, नूडल्स यानी जो चीज़ें काफ़ी आसानी से और जल्दी बन जाती हैं, ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोग सीमित थे, चाइनीज़ नूडल्स के बारे में बहुत लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब कोई भी इससे अनजान नहीं है। 2 मिनट नूडल्स की बात की जाए तो पैकेट्स में आते हैं और इसको सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बच्चे बूढ़े सभी इससे परिचित भी हैं और सब लोग इसे पसंद भी करते हैं, और ये भी आसानी से बन जाते हैं। इसी तरह से नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले ही मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स तथा विज्ञापित रूप से तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। यानी जो घर में हम लोग नमकीन में पापड़, चिप्स वगैरह बनाते हैं, इसके अलावा जो शॉप्स पर जिसके ऐड आते हैं, एडवर्टीज़मेंट्स आते हैं, वो आलू चिप्स भी हर वैरायटी के, हर फ्लेवर के लोग पसंद करते हैं और ये आसानी से मिल भी जाते हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। गुजराती ढोकला तो आपको आसानी से हर मिठाई की दुकान पे मिल जाएगा। इसी तरह से बंगाली मिठाइयाँ केवल रसभसी चर्चा ही नहीं होती है, ये भी कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। जैसे चमचम, संदेश, मिष्टी दोई और रसगुल्ला जैसी चीज़ें आपको अब हर मिठाई की दुकान पर आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। अब अगर ये बात की जाए तो स्थानीय व्यंजन वो होते हैं जो कि उसी जगह के लिए फेमस होते हैं। के साथ साथ अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं। जो अन्य प्रदेशों में जो भी फूड्स होते हैं, फूड आइटम होते हैं, फेमस फूड आइटम, वो भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। यानी मध्यम वर्गीय जीवन में जो मिडिल क्लास लाइफ है, उसमें जो भोजन में वैरायटी, विविधता मतलब होता है वैरायटी, अपनी जगह बना चुकी है। अब आप मिडिल क्लास फैमिलीज़ में भी हर तरीके का व्यंजन बना सकते हैं और खा सकते हैं। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं। मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहिबी ठिकानों तक सीमित थी। जब अंग्रेजी शासन था और उस समय ब्रेड जो थी वो उनके लिए एक ख़ास ऐसी चीज़ थी जो बाकी लोग उसके बारे में नहीं जानते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में ये सेकी जाती है, तली जाती है, और इससे कई व्यंजन जो हैं तैयार किए जाते हैं, नमकीन भी और मीठे भी। शाही टोस्ट हुआ, ब्रेड पकौड़ा हुआ, ये सब हम लोग आराम से घर में बनाते भी हैं और खाते भी हैं। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति में सबसे अधिक प्रभावित हुई है नई जनरेशन। जो नई पीढ़ी है वो सबसे ज़्यादा इससे अट्रैक्टिव हुई है, जो पहले स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती थी। यानी जो वहाँ पे मिलता था बस उसी के बारे में जानती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो नए व्यंजनों के बारे में भी बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक ही सीमित रह गए हैं। जैसे कि बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे दुनिया में पहले की तुलना में
उसमें उसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई है, लेकिन अन्य स्थानीय चीज़ों दुनिया उसकी छोटी हो गई है। जैसे मथुरा के पेड़े, आगरे के पेठे नमकीन, ये सब जो हैं अब इनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं। यानी जो चीज़ें बची हुई भी हैं उनकी गुणवत्ता में भी फ़र्क आ गया है। फिर मौसम और ऋतुओं के बारे में बात करें तो जो फल है और खाद्यान्न, फल होते हैं फ्रूट्स और खाद्यान्न होते हैं फूड ग्रेन्स, तो इनसे जो व्यंजन और पकवान बना करते थे उन्हें बनाने की फुर्सत अब कितने लोगों को रह गई है, क्योंकि ये सब टाइम टेकिन होते थे। और अब जो है इस लोगों के पास जो बिज़ी शेड्यूल हैं, जैसे गृहिणियाँ हैं जो कामकाजी महिलाएं हैं, गृहिणियाँ जो घरों में रहने वाली हैं या फिर जो काम करने वाली महिलाएं हैं, वो कहाँ खरबूजों के बीजों को सुखाएंगी, फिर छीलेंगी और उससे व्यंजन तैयार करेंगी, यानी मिठाइयाँ बनाएंगी या फिर कोई ऐसी चीज़ बनाएंगी जो पहले बना करती थी। ये सचमुच दुस्साध्य है। यानी हम पाते हैं कि एक और स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देशी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जैसे जैसे बनाने के लिए टाइम कम होता जा रहा है, लाइफ शेड्यूल जो है वो बिज़ी होता जा रहा है, तो लोग भी अब ऐसी चीज़ें बनाना जल्दी पसंद करते हैं जो आसानी से बन भी जाएं और स्वादिष्ट भी हों। जटिल प्रक्रियाएं वाली चीज़ें कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। जटिल प्रक्रियाएं होती हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, यानी जो कठिनाई से बनाई जाती हैं चीज़ें, उनके लिए हम कभी कभी कुकिंग बुक्स को इस्तेमाल करते हैं और उसके द्वारा वो तैयार की जाती हैं। अब शहरी जीवन में भागम भाग है, उसे देखते हुए स्थिति स्वाभाविक लगती है, क्योंकि इस भागम भाग में जब सब लोग इतने बिजी होते हैं तो लगता है कि हाँ स्वाभाविक है कि जो जल्दी बन जाए वो बना लो। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। महंगाई के बढ़ते लोग जो हैं अब हर तरह की चीज़ों को आसानी से नहीं खरीद सकते, क्योंकि कुछ व्यंजन जो हैं वो मेवों के बगैर, मेवे होते हैं ड्राई फ्रूट्स, उनके बगैर उसमें कोई टेस्ट ही नहीं आता, तो उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन सोचेगा। और खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, मिश्रित संस्कृति से तात्पर्य है कि विभिन्न प्रांतों व देशों के व्यंजनों में, डिशेस में अलग अलग जो टाइप्स होते हैं उसका मिला जुला रूप को हम कहेंगे मिश्रित संस्कृति। अगर उदाहरण के लिए पूछा जाए तो आज एक ही घर में हमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और जो विदेशी व्यंजनों का मिश्रित रूप खाने को मिल जाता है उसे हम कहेंगे मिश्रित संस्कृति। जैसे कि उसी घर में आपको ब्रेड से बने हुए व्यंजन भी मिल जाएंगे और पराठे सब्जी भी, और कभी सांभर डोसा भी मिल जाएगा तो राजमा छोला भी। तो आपको ये जो मिश्रित व्यंजन एक ही जगह मिलते हैं उसे हम कहते हैं मिश्रित संस्कृति। इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। सकारात्मक यानी पॉजिटिव। गृहिणियाँ यानी जो घर में काम करने वाली लेडीज़ होती हैं उन्हें हम कहते हैं गृहिणियाँ या हाउसवाइफ, और कामकाजी महिलाएं होती हैं जो जॉब पर जाती हैं। तो अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं, यानी उनको अलग अलग वैरायटीज़ की जो इतनी भी डिशेस हैं उनकी रेसिपीज़ उन्हें मालूम है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि वो अपने अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार वो व्यंजनों को बना पाती हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग्य मिला है, मौका मिला है। जो नई जनरेशन है, और भले ही किन्हीं कारणों से या किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि इन जितनी जो विविध व्यंजन हैं उनका निखालस रूप उन्हें उपलब्ध नहीं है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों के जो एक नया विस्तार हुआ है उसके कारण भी खान पान की चीज़ों में किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। अब आज़ादी के बाद जो बिज़नेस है या जो जॉब हैं ट्रांसफ़र होते हैं, तो जो एक जगह के लोग हैं जो स्थानीय व्यंजन खाए जाते हैं एक जगह, वो दूसरी जगह किस तरह से पहुंचते हैं, जब लोगों का ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरह से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ये खाने पीने की चीज़ें आसानी से पहुंचती हैं, उसकी विधि पहुंचती हैं। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर में टिफ़िन खुलता है तो बच्चों के जो टिफ़िन के डब्बे खुलते हैं उसमें से विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू आती है। कैसे? क्योंकि उनके व्यंजनों में, उनके जो टिफ़िन बॉक्स हैं उनमें वैरायटीज़ होती हैं फूड की। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता यानी यूनिटी के लिए नए बीज भी मिल जाएंगे। बीज भली भांति तभी अंकुरित यानी पनप पाएंगे, जर्मिनेट हो पाएंगे, जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे।
मसलन हम उस बोली बानी, भाषा भूषा यानी लैंग्वेज जो होती है, और जो ड्रेसेस होती हैं, कॉस्ट्यूम्स होते हैं, उन्हें भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी भी खान पान विशेष से जुड़ी हुई हों। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्वार मीन्स होता है रिस्टोरेशन भी ज़रूरी है, जिन्हें हम अब एथनिक कहकर पुकारने लगे हैं। ऐसे स्थानीय व्यंजनों को केवल 5 स्टार होटल्स के लिए ही नहीं छोड़ देना चाहिए कि ये जो डिशेस हैं वो एथनिक हैं और वो केवल 5 स्टार होटल्स में ही अवेलेबल हैं। 5 स्टार होटल्स में वे कभी कदार मिलते हैं और घर बाज़ारों से वो गायब हो गए हैं। ये हमारे लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ अब भी बाज़ारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे तो मिलते ही नहीं हैं। नॉर्थ इंडिया में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। अचरज नहीं है कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थीं, यानी बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं है कि जो नॉर्थ इंडिया है उसकी गली मोहल्लों में, स्ट्रीट्स में जो चीज़ें आराम से दुकानों में मिल जाती थी, अब उन्हें हम ख़ास दुकानों पर ढूंढते हैं। और ये भी एक कड़वा सच है कि जो स्थानीय व्यंजन हैं, स्थानीय व्यंजन क्या होते हैं? जो विशेष प्रांत के लोकप्रिय व्यंजन होते हैं, यानी किसी एक जगह का कोई लोकप्रिय व्यंजन है तो उसे हम स्थानीय व्यंजन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, बम्बई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े, आगरे का पेठा नमकीन, तो ये सब लोकप्रिय चीज़ें हैं स्थानीय जगह की, उसे हम स्थानीय व्यंजन कहते हैं। लेकिन हमने तथाकथित यानी सो कॉल्ड आधुनिकता के चलते उसे छोड़ दिया है। पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो टेस्ट में, हेल्थ में, किसी भी मामले में हमारे लिए अनुकूल नहीं है। हो ये भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद हम नहीं ले पा रहे हैं, यानी जो उसका टेस्ट होता है, रियल टेस्ट होता है, वो हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि अक्सर जो प्रतिभोज होता है या फिर पार्टीज़ वगैरह होती हैं, एक साथ ढेरों चीज़ें हमारे आगे रख दी जाती हैं और उसका स्वाद भी गड़बड़ होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति में हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर मिला है। हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरीके के या फिर कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजनों को परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है, तो लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है और तरह तरह की जांचते रहना इसे ज़रूरी है, क्योंकि समय समय पर अगर हम चीज़ों को नहीं परखेंगे तो उनका स्वाद जो है, वो रियल फ्लेवर्स जो हैं वो निकल कर बाहर नहीं आएंगे और वो गड़बड़ होते चले जाएंगे। तो ये तो पार्ट हो गया। चलिए इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। निबंध से प्रश्न 1, खान पान की मिश्रित संस्कृति लेखक का क्या मतलब है? यानी जो खान पान की मिश्रित संस्कृति है, लेखक का उससे क्या मतलब है, और अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। यहाँ मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य विभिन्न प्रांतों व देशों के व्यंजनों से अलग अलग प्रकारों का मिला जुला रूप रहा है। उदाहरण के लिए, आज एक ही घर में दक्षिणी भारतीय, उत्तर भारतीय और विदेशी व्यंजन का मिश्रित रूप खाने को मिल जाता है। जैसे कभी ब्रेड तो कभी पराठे, कभी सांभर डोसा तो कभी राजमा, जैसे जो व्यंजन हैं वो मिल जाते हैं, और इसी को हम मिश्रित संस्कृति का रूप कहते हैं। खान पान के बदलाव में कौन से फ़ायदे हैं, फिर लेखक इस बदलाव के लेकर चिंतित क्यों है? तो खान पान में जो बदलाव हुए हैं उसके फ़ायदे निम्न हैं। हमारी रुचि बनी रहती है, हम अलग अलग प्रकार के व्यंजन को खाने का मज़ा लेते रहते हैं। दूसरा, इससे भारत में एकता बनी रहती है। तीसरा, समय की बचत होती है। और चौथा, इससे परिश्रम भी कम लगता है। खान पान की इस बदलाव की स्थानीय व्यंजनों का अस्तित्व खतरे में है। उनकी लोकप्रियता कम हो रही है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक नहीं है। लेखक की चिंता का जो कारण है वो यही है। प्रश्न 3, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? तो स्थानीयता का अर्थ है कि किसी विशेष प्रांत के लोकप्रिय व्यंजन जो होते हैं वो वहाँ के स्थानीय व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे,
मथुरा के पेड़े, आगरे का पेठा, नमकीन आदि, लेकिन खान पान के बदलते रूप के कारण इनकी लोकप्रियता कम होती जा रही है। तो ये हो गया इसके प्रश्नोत्तर और पाठ। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।